हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ इनक्रेडिबल हल्क की सीरीज को, जो कि पहले ही हम अपने चैनल के ऊपर शेयर कर चुके हैं। और हमने इसका एक वन शॉट भी देखा था डार्क रेन के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से केट विंसब्रो जो है उसको नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पकड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो ब्रूस बैनर उसके बेटे स्कार के पीछे जो है मिस मार्वल और विक्टोरिया हैंड को भेजता है उनसे निपटने के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि मिस मार्वल स्कार को जो अपने साथ कर लेती है एक लालच देते हुए, और वो लालच ये होता है कि वो लोग जल्द से जल्द जो बैनर को वो हल्क के अंदर बदल देंगे। और वो लोग कुछ नैनो पार्टिकल्स जो है बैनर की बॉडी के अंदर डाल चुके हैं, जिसकी वजह से हमें पता है कि बैनर जो है कभी भी किसी भी वक्त हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वो बहुत देर नहीं लगेगी उसके अंदर। तो इसी तरह अपनी उन सारी सीरीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और वहीं से देखेंगे कि अब हल्क की स्टोरी के अंदर क्या होता है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी ज़बरदस्त किस्म की टाइमलाइन को ज्वाइन करके इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गैमा वर्ल्ड न्यू मैक्सिको के अंदर से, जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि हल्क, वॉरबाउंड और केट विंसब्रो वगैरह सब यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे उसका बेटा स्कार भी है, जो कि यहाँ पे सब एक गेम खेलने में लगे हुए हैं, जिसमें बैनर जो है अपने बेटे को बेसिकली ये सिखा रहा है कि किस तरह से टीम वर्क किया जाता है और किस तरह से एक साथ मिलकर खड़ा हो जाता है। लेकिन स्कार ये सब कुछ समझने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। और यहीं पर हम देखते हैं कि रिक जोन्स, ब्रूस बैनर, रिक जोन्स, कॉर्ग और स्कार जो है वो सब मिलकर यहाँ पे रग्बी खेल रहे होते हैं। तो वहीं से बैनर बोलता है कि आखिरकार ये क्या था, हमें जो है टीम वर्क करना था, ये तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो स्कार बोलता है कि एग्जैक्टली मैं वही कर रहा हूँ जो आपने सिखाया था, मैं इस वक्त जो हूँ रिक जोन्स के साथ हूँ। तो वहीं पे रिक बोलता है कि ज़बरदस्त, लगता है ब्रूस मुझे तुम्हारा बच्चा पसंद आने लगा है। तो ब्रूस बोलता है कि ये मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है रिक। तो वहीं से रिक बोलता है कि कम ऑन यार, जब लास्ट टाइम हम मिले थे एक साथ तो तुम यहाँ से जा रहे थे मुझे छोड़ के, ये कहते हुए कि तुम हल्क फ्री हो चुके हो और तुम काफ़ी कंफ्यूज थे। लेकिन देखो तुम यहाँ से जब गए तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल गया। तो ये सब हुआ कैसे, तुम मुझे कुछ बताओगे। और देखो ज़रा, तुम वापसी लौट कर यहाँ पे आए हो और एक बाप का रोल प्ले कर रहे हो, तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। तो ब्रूस बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक बहुत बड़े पैनिक को कंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसने जो है कसम खाई है कि वो हल्क को मार डालेगा जब वो अगली बार यहाँ पे सामने आएगा, वो एक मॉन्स्टर है रिक। तो वहीं से बोलता है रिक, ओ कम ऑन ब्रूस, तुम्हें पता ही है कि मॉन्स्टर कौन है और कौन नहीं, और क्या हम भी इससे कम मॉन्स्टर हैं कोई। और इस तरह वो वहाँ पे हम देखते हैं कि खेलने में लग जाते हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि केट विंसब्रो आती है और कहती है कि तुम तो फादर ऑफ द ईयर बनते जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। तो ब्रूस हंसने लग जाता है, तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मतलब सच में तुम भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, मैंने नोट किया है। तो कहता है कि हाँ इंजॉय थोड़ा बहुत तो मैं इसको कर ही रहा हूँ, कम से कम हम सुकून में तो हैं। तो कहती है कि ठीक है, फिर तुम रिलैक्स क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे चेहरे पे ये मुझे टेंशन क्यों नजर आ रही है। तो कहता है कि जब आखिरी बार मैंने रिलैक्स करा था तो स्कार की मदर को जो है इंसेंटिग्रेट कर दिया गया, तो उसके साथ साथ उस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर बहुत ही बुरा हुआ था। लास्ट टाइम जब मैंने रिलैक्स करा था रिक जोन्स को जो है उस चीज़ के अंदर बदल दिया गया था। और उससे पहले की अगर बात करें तो वो बैटी थी, बैटी के साथ जब मैंने रिलैक्स करा तो उसका अंजाम तुम्हें पता है। जेरिला के साथ जब मैंने जो है रिलैक्स करा तो उसका अंजाम तुम्हें पता है। और जब मैंने तुम्हारे साथ मिलने की कोशिश करी तो तुम जानती हो। तो वहीं से केट बोलती है कि ब्रूस ये सब तुम पुरानी बातें लेके बैठ गए हो, लेकिन हमें अभी के बारे में सोचना चाहिए जो इस वक्त हमारे सामने है। तुमने हैमर को जो है इस वक्त बिल्कुल ओवरराइड कर दिया है, उनकी सारी की सारी सर्वेलेंस डिवाइस तुम हैक कर चुके हो। इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर कोई नहीं जानता कि इस वक्त हम लोग कहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम इस वक्त हल्क से आज़ाद हो चुके हो और अब फाइनली तुम्हारे लड़के को ऐसे लोग मिल गए हैं जिनके साथ वो आराम से खेल भी सकता है और तुम्हें ये डर नहीं होगा कि कहीं वो मारे ना जाएं, क्योंकि वो उसकी टक्कर के हैं। और तुम इस वक्त एक हसीन लड़की के सामने खड़े हुए हो जो तुम्हें देख रही है और समझती है कि तुम एक हीरो हो क्योंकि तुमने उसको नॉर्मन ऑसबॉर्न के चुंगल से जो बचाया है। तो वहीं से स्कार बोलता है कि हे आखिरकार तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है रिक, अरे बच्चे तुम नहीं समझोगे इस बात को, कभी कभार हम ह्यूमंस को थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रूस और केट वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। वहीं से कॉर्ग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा हैरत होगी ये सुन के कि इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम कितना मैसी है यार। तो वहीं से रिक बोलता है कि एनीवेज हमें अपने गेम पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और यहीं से हम देखते हैं कि बैनर केट को अपने साथ लेकर आता है एक सीवर के अंदर। तो कहती है कि हाउ रोमांटिक, तुम मुझे यहाँ लेकर आ गए। तो कहता है कि आओ मेरी तरफ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
तो कहती है अच्छा मैं समझ गई, मतलब तुम एक ऐसे आदमी हो जिसके पास हमेशा एक प्लान होता है, तो बताओ हम ये क्या करने वाले हैं। तुम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गलत थी, स्कार के बारे में तुम गलत थी, क्योंकि स्कार को जो है सबसे ज़्यादा नफरत अपने ही आप से है, वो अपने आप को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और ये एक अच्छी बात नहीं है। तो केट बोलती है अच्छा लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्या तुमने उसकी प्यूनी साइड देखी है, मतलब जब वो एक छोटे बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। तो कहती है हाँ मैंने उसकी वो साइड देखी है, जब वो पहली बार इस अर्थ के ऊपर आया था तो हम वॉर बाउंड ही उसे लड़ने के लिए गए थे, तो तब मैंने उसको देखा था कि किस तरह से वो एक छोटा बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। तो कहता है कि हाँ उसने वही सेम चीज़ जो जगरनॉट के सामने भी करी और वुल्वरीन के बेटे के सामने भी, जब उसको जो है वो फरमून्स के जरिए अपने काम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम जानती हो सबसे बुरी बात क्या है कि जब वो उस बच्चे के अंदर बदला तो उसने डैकिन से ये भीख मांगी कि वो उसको जान से मार दे। तो मैं इसी बारे में सबसे सोचने में लगा हुआ हूँ, आखिरकार वो छोटा सा बच्चा जो उस बड़ी सी हल की बॉडी के अंदर फंसा हुआ है, उसके दिल के अंदर आखिरकार ऐसी क्या बात है जो उसने ऐसी विश करी डैकिन से कि उसको मार दिया जाए। तो कहती है कि हाँ सुन के तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस तरह के किसी को मैं जानती हूँ, लेकिन क्यों ना तुम उससे इस बारे में बात करो, उससे पूछो, उसको समझाने की कोशिश करो। तो कहता है कि नहीं मैं इससे बात करने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो केट पूछती है कि तुम इसमें इतना आखिरकार डर क्यों रहे हो। तो वहीं से बैनर बोलता है क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो है बैनर की पहली बार एक आंख चमकती है और कहता है कि जब से ही नॉर्मन ऑसबॉर्न के लोगों ने हमसे टैंगल किया है और उन्होंने गामा पार्टिकल्स मेरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते जा रहे हैं और स्कार को ये बात पता है। मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को सूंघ सकता है, वो समझ रहा है कि मैं बहुत जल्द हल्क बनने वाला हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बैनर वहाँ पे एक दरवाज़ा खोलता है और वो लोग उसके अंदर घुसते हैं और कहता है इसीलिए मुझे एक लैब की ज़रूरत थी। तो कहती है अच्छा तो ये है तुम्हारा सीक्रेट हाइड आउट जहाँ से तुम काम वगैरह करते हो। इसके लिए मदद मैंने अपने दोस्त अमेडियस जो से मांगी थी, जिसने मेरे लिए एक सीक्रेट लैब को डीसेक्रेटाइज किया है जो कि लैब है द लीडर का। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली द लीडर के लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो वहीं से केट बोलती है कि अच्छा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बुरा आइडिया इस तरह से यहाँ पे आ जाना। तो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जो है अपना नया मिशन रखा है कि हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करने का और प्रोएक्टिव अप्रोच करने का, लेकिन जहाँ तक मुझे लीडर के बारे में पता है हम उससे एक बार लड़ चुके हैं और वो उतना ही ज़्यादा पागल है और उतना खतरनाक मर्डरस भी है और उसने अगर हमें यहाँ पे पकड़ लिया तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो ब्रूस बोलता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हर चीज़ का ध्यान रख लिया है। तो कहता है कि मैंने वहाँ पे जो है डेटोनेशन जो करी थी टनल के अंदर घुसने से पहले, वो एक टेम्परल बॉम्ब था जो कि हैमर के जरिए मुझे मिला है। उसके जरिए पैसेज ऑफ टाइम को हम जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो कर सकते हैं, मतलब 10,000%। तो मतलब जब तक वो यहाँ पे पहुँचेगा उससे पहले ही हम यहाँ पे निकल चुके होंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे शायद कोई आया था। तो कहती है ओह वाओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खैर मुझे ये तो बताओ कि हम आखिरकार यहाँ पे क्या तलाश कर रहे हैं। तो ब्रूस बताता है कि जब तुम लोग उससे लड़े थे द लीडर से, तो उस वक्त जो है वो ओल्ड पावर और गामा रेडिएशन को जो है स्टडी कर रहा था। तो अगर उसका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों के अंदर है तो मैं इस बारे में श्योर हूँ कि उसने जो है स्कार के ऊपर भी एक फ़ाइल बना के कहीं रखी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे सारी की सारी फाइल्स को सर्च वगैरह कर रहा होता है तो वहाँ पे उसको एक फाइल नज़र आती है जिस पे लिखा होता है एलिजाबेथ रॉस बैनर, यानी कि ये बेटी है जो कि ब्रूस की पहली वाइफ रह चुकी है और ये मर चुकी है कॉमिक्स में बहुत टाइम पहले ही। और वहीं पे बैनर बोलता है कि व्हाट द हेल बेटी ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो वहीं पे वो बोलती है इसको देख के तो लग रहा है कि ये इसकी पूरी की पूरी बॉडी का एक रूट एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ पे इसके जरिए क्या चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहीं से केट बोलती है कि ब्रूस ज़रा नीचे झुको, यहाँ पे कुछ है। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे सामने से एक लेज़र बीम आती है और केट के मुंह पे लगती है और केट वहाँ पे गिर जाती है और पीछे से आवाज़ आती है अच्छा ब्रूस तुमने इतनी जल्दी नई गर्लफ्रेंड भी बना ली। तो वहीं पे ब्रूस पीछे पलटकर कहता है कि बेटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वहीं पे वो कहती है ओह अगर ये होता तो कितना अच्छा होता, डियर स्वीट बेटी बैनर, तुम्हें हमेशा से एम्बेरस करती हुई, तुम्हें हमेशा से माफ़ करती हुई। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़मीन के नीचे से एक धमाका होता है और ब्रूस बैनर वहाँ पे उड़ता हुआ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बेटी जैसी एक चीज़ निकलती है जो कि बिल्कुल ही एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और कहती है कि मैं वो बेटी नहीं बल्कि मैं हार्पी हूँ और उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि तुम्हारी जान लेना। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक अजीब और गरीब मॉन्स्टर है जिसके दो बड़े बड़े पंजे हैं, विंग्स हैं और वो टोटली ग्रीन है। और वहीं पे रिक बोलता है कि ओ माय गॉड इस भी जैसा रिपोर्ट मैं पहले भी देख चुका हूँ और उससे लड़ भी चुका हूँ। लेकिन स्कार बोलता है कि मैंने तुम लोगों के रोबोट्स को सूंघा है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसके अंदर से फ्लैश और ब्लड की खुशबू आ रही है, ये कोई रोबोट नहीं लग रही है। तो वहीं से रिक बोलता है कि होली कैट्स कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि ये सच में बैठी है। तो वहीं पे स्कार बोलता है कि कौन। तो कहता है कि तुम इस बारे में शायद नहीं जानते होगे लेकिन तुम्हारे डैड की ये पुरानी वाइफ है जो कि अर्थ के ऊपर से थी और हमें लग रहा था कि वो काफ़ी वक्त पहले मर चुकी है। तो स्कार बोलता है कि तुम्हें लग रहा था कि या तुम चाह रहे थे। बोलता है कि देखो ये तो बच्चे तुम इस बात को समझोगे नहीं कि बेटी जो है हम सब में से सबसे ज़बरदस्त थी, यानी दिल की सबसे ज़्यादा साफ थी, लेकिन जब तुम्हें गामा इरिटेट कर दिया जाता है तो तुम्हारा सबसे बुरा पार्ट जो होता है तुम्हारे अंदर वो तुम्हारे सामने आ जाता है और वो मॉन्स्टर तुम बन जाते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि स्कार वहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान उठाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बैनर चिल्लाता है स्कार नहीं तुम उसको हर्ट नहीं करो। तो कहता है कि मैंने उसको हर्ट करने के बारे में कब कहा, मैं तो तुम्हें मार रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो बैनर को पत्थर से मारता है ताकि उसके पंजों से निकले वो, और बैनर अपनी शील्ड इस्तेमाल कर रहा होता है तो इसलिए उसको ज़्यादा असर नहीं हो रहा होता है।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे रिक जोन्स आ रहा होता है उसको बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हार्पी जो है यानी बैटी वो चिल्लाते हुए आ रही होती है कि ब्रूस, और वो सब लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि बैनर उसको संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि बैटी जरा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, मैं ब्रूस हूँ। लेकिन वहीं से स्कार उसके ऊपर कूदता और कहता है कि स्टूपिड बर्ड। लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको बोलती है कि तुम एक स्टूपिड बॉय हो और तुम नहीं जानते हो कि बैनर कैसा है, वो ये सब चीज़ें डिजर्व करता है। मुझे बैनर की परवाह नहीं है, लेकिन हल्क को कोई नहीं मार सकता है, हल्क को सिर्फ मैं ही मारूंगा। और हम देखते हैं कि स्कार यहाँ पे उसका गला पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है। तो वहीं से बैनर आता है पीछे से और कहता है कि मैंने कहा उसको जाने दो, अगर तुम्हें इसको चलाना ही था तुम ऑलरेडी इसको चला चुके होते, समझ में आई। लेकिन हम देखते हैं कि बैनर उसके ऊपर वो टेजर चला देता है जो कि ओल्ड पावर से ही बना हुआ है, और वहाँ पे स्कार गिर जाता है। तो वहीं से रिक आता और कहता है कि ब्रूस ये तुमने ठीक नहीं करा। तो कहता है कि मैं और क्या करता, वो यहाँ पे उसको मार रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि वो हार्पी जो होती है अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आती है और कहती है कि रिक। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा हुलिया बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेकिन इस तक खाल के नीचे अभी भी मैं वही तुम्हारा रिक जोन्स हूँ। तो कहती है कि नहीं स्टूपिड, मैं कोई बैटी नहीं हूँ, मैं तो मार्लो हूँ। और हम देखते हैं कि दरअसल ये बैटी नहीं बल्कि मार्लो है जो कि रिक जोन्स की पुरानी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पे उसकी आंखें खुली जाती है कि मार्लो ये सब हो क्या रहा है, और तुम्हें आखिरकार ये हो क्या गया था। तो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे पे बहुत गुस्सा हो गए, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था और माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। एक सुपर विलन था जिसका सर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो ब्रूस बैनर का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। तुम्हें पता है ना कि ये सब कैसे चलता है। तो वहीं से रिक बोलता है कि ओ आई एम सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, वरना मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ज़रूर आता। चलो रिक हमें यहाँ से कहीं चलना चाहिए। और इस तरह हम देखते हैं कि रिक वहाँ से मार्लो को अपने साथ लेके आगे बढ़ जाता है। और यहीं से बैनर बोलता है कि वेल आई गेस समटाइम जो है बिग गामा म्यूटेंट्स को भी थोड़ी बहुत प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। तो कॉर बोलता है कि चलो सही है, फिर ये बताओ कि हम कहाँ थे। और यहीं से स्कार बोलता है अभी कुछ देर पहले लोग बात कर रहे थे टीम वर्क की। हाँ, और इस तरह वो हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर से गुस्सा हो गया, वहाँ से अपने अलग रास्ते चले जाता है। और केट हम देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें लैब के अंदर से देख रही होती है और कहती है कि ब्रूस तुमने ये गलत करा है अपने बेटे के साथ। तो वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है, लगता है कि ये कभी भी जो है सुकून से नहीं बैठने वाला है, ये हमेशा जो है चीज़ों को खोजता रहेगा। सही कहा मैंने। और हम देखते हैं कि वहाँ पीछे से कोई और नहीं बल्कि केट विंसब्रो के पीछे लीडर आ चुका होता है। और वो कहती है कि लीडर। तो कहता है तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, वो भी एक नए फ्लैश के अंदर। और वहीं से हम देखते हैं कि केट उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक तरह का होलोग्राम होता है और कहता है कि वो वाकई में तुम्हें लग रहा था कि मैं इतना स्टूपिड हूँ कि तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो कहती है कि तुम यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हो। तो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि इस लैब को जो हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकूँ। ये लैब जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा असली मतलब ये है कि मैं मरा क्यों नहीं, मुझे तो मर जाना चाहिए था ना। लेकिन परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सूनर और लेटर तुम ज़रूर मर जाओगी, लेकिन अभी के लिए तुम जिंदा रहोगी। जो कोई भी शख्स जो है हल के करीब कुछ टाइम गुजार लेता है वो मेरे लिए एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और वैसे भी अब तुम्हें इस बारे में पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है इसका दिल कहीं और ही है, मतलब उसके पुराने प्यार के पास। तो यहीं से केट विंसब्रो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ केट विंसब्रो कि तुम्हें ये बात सुन के थोड़ा बहुत दुख तो हुआ होगा कि अभी तक वो बैटी को याद करता है, लेकिन जब तक के लिए अलविदा। और इस तरह हम देखते हैं कि अगले पल उस पूरे के पूरे लैब के अंदर एक धमाका हो जाता है। तो वहीं से ब्रूस पूछता है कि क्या हुआ, क्या वो लीडर था। तो केट बोलती है कि हाँ वो वही था, उसने पूरा लैब उड़ा दिया है। तो ब्रूस बोलता है कि डैम इट यार। तो ये पे केट बोलती है कि अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं वायरलेस ब्लॉकेट को जो नीचे गिरा रहा हूँ। तो कहती है इस तरह तो हैमर के लोग हमें फिर से ढूंढ लेंगे। तो कहता है कि हाँ, लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें आउटसाइड वर्ल्ड को एक्सेस करना ही होगा, क्योंकि वो जो है सारे के सारे म्यूटेशंस को कंट्रोल कर रहा है। मुझे लग रहा है कि वो किसी बहुत बड़े प्लान के ऊपर काम कर रहा है, तभी वो यहाँ तक पहुँच चुका है और मैं उसको वो टाइम एंड स्पेस नहीं दे सकता हूँ उस प्लान को एक्सिक्यूट करने के लिए। तो यहीं पे केट बोलती है कि ऑल राइट, लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी होगी। तो वो पूछता है कि क्या हमें करना होगा, और हम देखते हैं कि केट विंसब्रो आके उसको वहाँ पे किस कर लेती है। तो ब्रूस बोलता है कि केट ये क्या था, मुझे नहीं पता इसके बाद हमें ये करने का चांस मिलता भी कि नहीं, तो इसलिए मैंने देर नहीं करी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले 2 मिनट के अंदर कुछ बुरा होने वाला है। और हम देखते हैं कि वहीं पे ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि स्कार आता है और पूछता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। तो वहीं पे बैनर बोलता है कि हो बॉय। तो केट बोलती है कि लगता है स्कार तुम्हें अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें एक बड़ी सिटी के अंदर ले जाने वाले हैं। और इस तरह हम लोग बेसिकली यहाँ से शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि अजीबोगरीब गामा म्यूटेड मॉन्स्टर्स को जो है छोड़ दिया गया पूरे 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 शहर के अंदर, और फैंटास्टिक फोर उससे लड़ रहे होते हैं। टू बी कंटिन्यूड। और जैसा कि आपको याद होगा कि हल्क के अंदर हमारी 2 स्टोरीज चल रही थी, एक हल्क की और एक ऑल न्यू सैवेज शी हल्क की, जिसके लास्ट एपिसोड के अंदर हमने कहा था कि लायरा जो है अब हमारी इस दुनिया के अंदर आ चुकी है और आर्बर जैसे के साथ मिलकर काम कर रही होती है। वहीं पे वो एक मिशन में जाती है शी हल्क को ढूंढने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो गायब हो चुकी है। लेकिन वहीं पर उसका जो साथी होता है उसकी जान ले ली जाती है। और यहाँ पे 3 अजीबोगरीब गामा के म्यूटेंट्स आते हैं जो कि लायरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक छोटे से टाउन के अंदर लोगों को मार रहे होते हैं।
और इसी तरह बेसिकली उन 3 मेंबर में से हमें एक की कहानी सुनाई जा रही होती है जिसका नाम होता है रैना फिलिप्स, और ये यूएस मिलिट्री की एक औरत होती है जिसको बताया जा रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म की मिलिट्री है, लेकिन इसने एक ऐसा काम करा था जिसके लिए इसको इम्प्रिजन कर दिया गया था और उसके सीनियर्स ने उसको ऑर्डर दिया था कि उसको इस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देना चाहिए। उसकी बहुत बुरी तरीके से बदनामी कर दी गई थी क्योंकि उसने अपने एक सीनियर के साथ चक्कर चलाने की कोशिश करी थी और उसका स्कैंडल बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने लग गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा बदनामी उठाने लगी। और उसको ये बाद में ये बात पता चली कि जिसके लिए उसने ये सब कुछ करा था वो आदमी उसको छोड़ के यहाँ से जा रहा था एक दूसरी फीमेल के खातिर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट मार्शल के पैनल ने इसकी किसी भी टेस्टिमनी को जायज़ नहीं समझा क्योंकि फिलिप्स ने जो है एक मर्डर कन्विक्ट किया था, तो इसलिए उसको सख्त और कड़ी सज़ा सुनाई गई और वो सज़ा थी सेंटेंस ऑफ डेथ की। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये वही है जो कि इस वक्त यहाँ पे जो है शी हल्क के ऊपर अटैक कर रही है। मतलब ये सारे लोग वो हैं जिनको मिलिट्री के अंदर से कोर्ट मार्शल कर दिया गया था या उनको खतरनाक किस्म की सजाएं सुनाई गई थी। और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि वो लायरा के ऊपर अटैक कर रही होती है और बोलती है कि मैं तुमसे तुम्हारी हर एक चीज़ को छीन लूँगी, कोई भी जो है मुझे इस तरह से कभी इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह से तुमने मुझे किया है। जनरल राइकर ने मेरी फाइल्स पढ़ी थी, उनको ये बात पता थी कि इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी इस स्कैंडल के अंदर, और उन्होंने इसी वजह से मुझे एबॉमिनेशन का डीएनए दिया जिसके ज़रिए मैं शक्तियाँ हासिल कर सकूँ और एक पर्पज़ को सर्व कर सकूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लायरा अभी भी जो इसकी टाइट ज़बरदस्त किस्म की जो है धुलाई वगैरह कर रही होती है और वो चिल्लाती है कि एक्सॉन आखिरकार तुम कहाँ मरी हुई हो, क्या थोड़ी मदद नहीं करोगी। तो कहती है कि लायरा की गामा साइड, इसके बारे में जर्नल ने हमें वार्न करा था कि हमें उसको यूज़ करने नहीं देना है, इसकी शक्तियाँ इस तरह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी अगर उसने अपने माइंड को काम कर लिया। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक्सॉन की स्टोरी की तरफ, जहाँ पे उसकी हमें स्टोरी बताई जा रही होती है कि वो कौन है, किस तरह से सार्जेंट एरन सेकेरियो जो है उसके पूरे के पूरे स्क्वाड को वापसी जब भेजा जा रहा था तो उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और वो हमारे गद्दार थे और इस पूरे के पूरे बटालियन के बीच वो अकेली ही थी जो जिंदा बच पाई थी। लेकिन जब मिलिट्री पुलिस वहाँ पे पहुंची थी उस सीन के ऊपर वहाँ उनको बचाने के लिए, तो सेकेरियो ने गुस्से के ऊपर उन सब के ऊपर जो है गोलियां चलाना शुरू कर दी और 3 ऑफिसर्स की जान ले ली थी और तकरीबन 6 घंटे तक पुलिस वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी थी, तब जाके उसके बाद वो हमारे हाथ लगी थी। मिलिट्री पुलिस ने इस बात को डिस्कवर किया कि उसने सिर्फ यही सब नहीं बल्कि अपने हस्बैंड और 2 बच्चों को भी साथ में मर्डर कर दिया था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो लोग सीक्रेटली उन लोगों के साथ मिले हुए थे जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा क्रू बर्बाद हुआ था। तो इसलिए उसको भी कोर्ट मार्शल की सज़ा सुनाई गई थी क्योंकि उसने तकरीबन 6 खून किए थे और इसलिए उसको भी सज़ाए मौत दी गई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि एक्सॉन वहाँ पे जो शहरी होते हैं आम सिविलियन उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे तुम में से और लोगों को मार देना चाहिए एज अ प्रिकॉशन, मतलब तुम नहीं जानते हो कि कब तुम्हारा कोई दुश्मन बन जाए और तुम्हारे सामने आके दोबारा खड़े हो जाए। और वहीं से हम देखते हैं कि वो कहती है कि लायरा बस अब रुक जाओ, बहुत हो गया। तो वहीं पे वो कहती है कि नहीं मैडम, आपको जो करना है आप वो कीजिए, मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, अपने एनिमी को क्रश करने में बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं कीजिए। तो कहती है कि अगर तुमने यहाँ पे एक कदम और उठाया तो मैं इस घड़ी के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगी और तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। लेकिन हम देखते हैं कि लायरा वहीं पे ज़मीन पे ज़ोर से मारती है जिसकी वजह से ज़मीन फटती है और वो यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होती है और अगले पर लायरा आके उसके मुंह पे अटैक करती है और वो यहाँ से काफ़ी दूर उड़ के जाके एक पेट्रोल पंप के अंदर गिरती है जिससे एक ज़ोरदार धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस धमाके की वजह से वो और भी खतरनाक एक मॉन्स्टर में बदल गई होती है और साइज उसका और भी बड़ा हो गया होता है। और वहीं पे ब्रॉडी चिल्लाती है मिस्ट्रेस मेरी मदद कीजिए। तो वहीं पे लायरा पूछती है आखिरकार इसके साथ ये हुआ क्या है, ये चेंज कैसे हो गई। अगर हम सिस्टरहुड आर्काइव ओरिजिन की कॉर्पोरेशन की फाइल्स के ऊपर ध्यान दें तो ऐसा लग रहा है इसके गामा सेल्स के अंदर एक किस्म का प्रोसेस हो गया है जिसको आप सुपर कैंसर कह सकते हैं। मतलब जब ओरिजिनल फ्लैश डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी जगह लेने के लिए एक ट्यूमर सेल पैदा हो जाएगा जो कि पिछले वाले से ज़्यादा बड़ा होगा और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। राइकर ने इस प्रोसेस को जो है 2026 के अंदर जाके ठीक किया था, अभी ये प्रोसेस बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अजीब व गरीब मॉन्स्टर के अंदर बदलती है, उसकी आवाज़ वगैरह बिल्कुल चेंज हो गई होती है और कहती है कि नहीं नहीं ये फेयर नहीं है, राइकर तुमने मुझे इस्तेमाल करा है, ये तुमने मुझे क्या बना दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे गुस्से में लायरा को मार रही होती है और राइकर को गालियाँ दे रही होती है। और यहीं से हम देखते हैं कि वो लायरा को पकड़ लेती है और लायरा कहती है बस अब अपना मुंह बंद कर लो, रोना बंद कर दो, तुम्हारे पास सारी की सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर तुम चाहती तो इस सब के लिए मना कर सकती थी जो तुमने नहीं किया। और हम देखते हैं कि ब्रॉडी का यहीं से एक बहुत बड़ा सा पाइप उठाती है और सीधा उसके सर के अंदर मारती है। और यहीं से हम देखते हैं एक्सॉन आती है और कहती है ओह लगता है कि तुमने अपने आप को एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्पिटेंट प्रूफ कर दिया है लायरा, चलो अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा इनाम लेकर आ गई हूँ। तो अब अगर तुमने मुझे अपनी गामा एनर्जी और अपने माइंड को एब्जॉर्ब ना करने दिया जिसकी वजह से तुम्हारी गामा साइड मेरे अंदर आ जाए तो मैं यहाँ पे हर एक सिविलियन को जो है जान से मार दूंगी और उसके कसूरवार सिर्फ तुम होगी और कोई नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि एक्सॉन यहाँ पे सारे के सारे सिविलियंस को जो है बिजली के झटके दे रही होती है और ये धमका रही है अगर उसने यहाँ पे अपनी पावर्स के आगे सरेंडर नहीं करी तो वो इन सबको जान से मार देगी। टू बी हल्की न्यूड।